कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 नवंबर 2025 और पिछले 48 घंटों में देश की अदालतों से कुछ ऐसे फैसले और बहसें सामने आई हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। आज हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनकी तह तक जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे अदालतें हर तरफ लकीरें खींच रही हैं या शायद पुरानी लकीरों को और गहरा कर रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों की रेखा खींच रहा है, तो दूसरी तरफ बोलने की आजादी और देश की सुरक्षा के बीच की बेहद नाजुक रेखा पर बहस हो रही है। और एक मामला तो ऐसा है जो हमारी डिजिटल पहचान के चारों तरफ एक नई कानूनी रेखा खींच रहा है। तो चलिए इन लकीरों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उस फैसले की बात करते हैं जिसका असर देश के पूरे संघीय ढांचे पर यानी केंद्र और राज्यों के रिश्ते पर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राज्यपाल की शक्तियों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। ऊपर से देखने में तो ये बहुत सीधा लगता है कि कोर्ट ने बिल पास करने के लिए राज्यपाल पर कोई टाइम लिमिट लगाने से मना कर दिया है, लेकिन असली कहानी तो इसकी डिटेल्स में छुपी है। बिल्कुल, ये फैसला एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। अच्छा। हाँ, एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि हम विधायिका के काम में दखल नहीं देंगे, इसलिए हम कोई 30 दिन या 60 दिन की डेडलाइन नहीं लगा सकते। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ, और ये ज्यादा जरूरी है, कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रखकर नहीं बैठ सकते। मतलब कोई ब्लैंक चेक नहीं है उनके पास? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने एक बहुत पावरफुल शब्द का इस्तेमाल किया है, as soon as possible, यानी जितनी जल्दी हो सके। हाँ, जितनी जल्दी हो सके बिल पर फैसला लेना होगा। लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा क्या मतलब है? ये तो बहुत वेग है। एक राज्यपाल के लिए ये 1 हफ्ता हो सकता है, दूसरे के लिए 1 साल। क्या कोर्ट ने इसे परिभाषित किया है? यही इस फैसले का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कोर्ट ने जानबूझकर इसे परिभाषित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक रास्ता खुला छोड़ दिया है जुडिशियल रिव्यू का। ओह, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बिल को मंजूरी देने में बहुत ज्यादा गैर जरूरी देरी होती है तो उस देरी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अच्छा। मतलब कोर्ट कह रहा है हम घड़ी लेकर आपके सर पर नहीं खड़े होंगे, लेकिन अगर आपने बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया तो हम आपसे सवाल पूछने जरूर आएंगे। तो ये एक तरह की अप्रत्यक्ष जवाबदेही है। बिल्कुल, ये राज्यपालों के लिए एक सांकेतिक लेकिन मजबूत संदेश है। लेकिन इसमें एक और पेंच है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है। मान लीजिए विधानसभा ने एक बिल पास किया, राज्यपाल ने उसे लौटा दिया, विधानसभा ने उसे फिर से बिना किसी बदलाव के पास करके भेज दिया। अब क्या होगा? क्या अब राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था दी है जो राज्यों और केंद्र के बीच तनाव का कारण बन सकती है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या करते हुए कहा कि दोबारा पास होने के बाद भी राज्यपाल के पास ये विकल्प है कि वो उस बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर दें। 1 मिनट, क्या कहा? दोबारा पास होने के बाद भी? हाँ, कई लोगों को लगता था कि दोबारा पास होने पर राज्यपाल के पास साइन करने के अलावा कोई चारा नहीं होता, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं, राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प हमेशा खुला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक चुनी हुई राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाना चाहे तो उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार रोका जा सकता है। सही समझ रहे हैं आप। पहले खुद लौटाकर और फिर राष्ट्रपति के पास भेजकर। क्या ये राज्य की विधायिका की शक्ति को कमजोर नहीं करता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर आगे सारी बहस होगी। ये फैसला राज्यपाल के पद को सिर्फ एक रबर स्टैंप होने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। यह उन्हें केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण एजेंट के रूप में स्थापित करता है जो राज्य के कानूनों पर एक तरह का वीटो रख सकता है, भले ही वह अस्थायी हो। तो संक्षेप में लकीर तो खींच दी गई है, लेकिन वो लकीर पहले से ज्यादा केंद्र की तरफ झुकी हुई है, कह सकते हैं। कोर्ट ने संविधान के शब्दों की सख्त व्याख्या की है, लेकिन इसके राजनीतिक परिणाम बहुत गहरे होंगे। चलिए अब शक्तियों की इस रेखा से बढ़ते हैं उस रेखा की ओर जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा धुंधली है, बोलने की आजादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि के बीच की रेखा। हम बात कर रहे हैं 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस ने जमानत का जो विरोध किया है उसकी भाषा बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो दलीलें दी हैं वो सिर्फ इन आरोपियों के बारे में नहीं है, बल्कि वो एक बड़े नैरेटिव को सामने रख रही हैं। वो क्या है? पुलिस ने साफ कहा कि ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी या सिविल सोसाइटी के बुद्धिजीवी नहीं थे। पुलिस का मुख्य तर्क ये है कि ये दंगे सीएए के खिलाफ हुए अचानक प्रदर्शनों का नतीजा नहीं थे,
बल्कि ये एक समन्वित संविधान विरोधी साजिश थी जिसका मकसद एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना था। इस केस में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो बहुत ध्यान खींच रहा है, बौद्धिक आतंकवादी। हाँ, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। पुलिस का कहना है कि ये ज्यादा खतरनाक होते हैं एक आम इंसान के लिए जो कानून की बारीकियों को नहीं समझता। इसका क्या मतलब है? क्या पुलिस विचारों को ही हथियार बता रही है? ये एक बहुत ही गंभीर और विवादास्पद तर्क है। पुलिस का कहना है कि जो लोग जमीन पर हिंसा करते हैं वे तो सिर्फ पैदल सैनिक हैं। असली खतरा उन लोगों से है जो अपने भाषणों, लेखों और अपनी बौद्धिक पहुंच का इस्तेमाल करके लोगों को उकसाते हैं। मतलब हिंसा के लिए एक वैचारिक आधार तैयार करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने शर्जील इमाम के वीडियो दिखाए जिसमें वो कथित तौर पर कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाएगी जैसी बातें कह रहे हैं। पुलिस इसे सिर्फ भड़काऊ भाषण नहीं बल्कि न्यायपालिका और राज्य के खिलाफ सीधे युद्ध छेड़ने जैसा बता रही है। लेकिन इस मामले में यूएपीए जैसा सख्त कानून लगा है। हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप समझा सकती हैं कि यूएपीए क्या है और इसके तहत जमानत मिलना इतना मुश्किल क्यों होता है? जरूर। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक आतंकवाद विरोधी कानून है। इसकी सबसे सख्त बात है जमानत का प्रावधान, सेक्शन 43D5। अच्छा। सामान्य मामलों में जमानत नियम है और जेल अपवाद, लेकिन यूएपीए में ये उल्टा है। उल्टा है? हाँ, जमानत देने से पहले कोर्ट को पहली नजर में ये मानना होता है कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। मतलब सबूतों को देखे बिना ही कोर्ट को एक तरह से आरोपी को निर्दोष मानना पड़ता है। बिल्कुल, जो कि जमानत के स्तर पर लगभग असंभव है। इसीलिए यूएपीए के मामलों में लोग सालों तक बिना ट्रायल के जेल में बंद रहते हैं। तो मतलब पुलिस का बौद्धिक आतंकवादी वाला तर्क सीधे सीधे यूएपीए की इसी सख्त प्रावधान को मजबूत करने के लिए। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि इन लोगों के विचार इतने खतरनाक थे कि उन्हें जमानत पर बाहर आने ही नहीं दिया जा सकता। लेकिन क्या ये एक फिसलन भरी ढलान नहीं है? कल को सरकार की किसी भी तीखी आलोचना को इसी तरह देश विरोधी साजिश का नाम दिया जा सकता है। यही वो रेखा है जिसे सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खींचना होगा। अदालत के सामने सवाल ये है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के भाषण और गतिविधियां क्या सरकार की नीतियों से तीखे असहमति का हिस्सा थी, जो कि एक लोकतंत्र में जायज है, या फिर वो वाकई एक हिंसक साजिश का हिस्सा थी जिसका मकसद अराजकता फैलाना था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ इन दो लोगों की जमानत पर नहीं होगा। नहीं, ये भारत में विरोध और असहमति के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। वाकई ये बहुत ही हाई स्टेक्स मामला है। चलिए अब एक ऐसी रेखा की बात करते हैं जो शायद 10 साल पहले मौजूद ही नहीं थी। यह है एक व्यक्ति की ऑनलाइन पहचान, उसके नाम और चेहरे के चारों ओर खींची जाने वाली कानूनी सुरक्षा की रेखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉडकास्टर और कंटेंट क्रिएटर राज शामानी के पर्सनालिटी राइट्स को लेकर एक बेहद दिलचस्प फैसला दिया है। हाँ, ये मामला आज के डिजिटल युग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे देखिए, पहले पर्सनालिटी राइट्स या व्यक्तित्व के अधिकार की बातें सिर्फ अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े सितारों के लिए होती थीं। इसका मतलब है कि कोई भी आपकी इजाजत के बिना आपके नाम, आपकी तस्वीर, आपकी आवाज का इस्तेमाल किसी भी व्यावसायिक फायदे के लिए नहीं कर सकता। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया? क्या उन्होंने राज शामानी को अमिताभ बच्चन के बराबर का दर्जा दे दिया? हाँ, एक तरह से हाँ, लेकिन सेलिब्रिटी स्टेटस के मामले में नहीं, बल्कि सिद्धांत के मामले में। मतलब अदालत ने माना कि आज के दौर में एक कंटेंट क्रिएटर, एक यूट्यूबर या एक पॉडकास्टर की पहचान ही उसका ब्रांड है। सही बात है। राज शामानी ने अपनी मेहनत से कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक नाम बनाया है। कुछ लोग उनके नाम का इस्तेमाल करके वर्कशॉप और कोर्स बेच रहे थे, जिससे लोगों को लग रहा था कि ये राज शामानी से जुड़े हैं। बिल्कुल। कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि ये उनके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन है। ये तो कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत में जो लाखों युवा कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी कानूनी ढाल बन सकती है। बिल्कुल, ये फैसला क्रिएटर इकोनॉमी के लिए एक मील का पत्थर है। ये मानता है कि वैल्यू सिर्फ फैक्ट्री में बने प्रोडक्ट की नहीं होती, वैल्यू एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए नाम और भरोसे की भी होती है। और ये भविष्य के लिए भी जरूरी है, खासकर जब डीप फेक्स और एआई जैसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग बढ़ रहा है। सही कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही आधुनिक और जरूरी रेखा खींची है जो कहती है आपका डिजिटल व्यक्तित्व आपकी संपत्ति है। हमने 3 बड़ी लकीरों पर तो गहराई से बात कर ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कुछ और भी अहम फैसले आए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरह का रैपिड फायर राउंड करते हैं। चलिए। पहला, अरावली रेंज में माइनिंग पर रोक।
इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है, पर्यावरण पहले, विकास बाद में। कोर्ट ने कहा कि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों की तरह है। जब तक आप वैज्ञानिक तरीके से ये पता नहीं लगा लेते कि कहां और कितनी माइनिंग सुरक्षित है, तब तक कोई नई लीज नहीं मिलेगी। साफ बात। बिल्कुल। ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर अदालत के सख्त रुख को दिखाता है। दूसरा, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT में नियुक्ति के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर 25 साल की प्रैक्टिस की शर्त हटा दी गई है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसका निचोड़ है, योग्यता उम्र से ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कोर्ट ने कहा कि 25 साल की शर्त मनमानी है और ये युवा और प्रतिभाशाली पेशेवरों को मौका देने से रोकती है। इस फैसले से इन महत्वपूर्ण ट्राइब्यूनल्स में नई ऊर्जा और विशेषज्ञता आएगी। और एक फैसला जो शायद हर नौकरी पेशा इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जी। कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी PF के बकाये को बैंकों के दावों पर प्राथमिकता दी गई है। जी। जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। जी। ये सारफेसी एक्ट क्या है और PF को उस पर प्राथमिकता मिलने का क्या मतलब है? बहुत आसान है। सरफेसी एक्ट बैंकों को ये ताकत देता है कि अगर किसी कंपनी ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक उसकी संपत्ति को सीधे जब्त करके बेच सकते हैं। अब तक बैंक सबसे पहले अपना पैसा वसूलते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सबसे पहला हक कर्मचारियों का है। वाह। अगर कोई कंपनी डूबती है तो उसकी संपत्ति बेचकर सबसे पहले कर्मचारियों के PF का पैसा चुकाया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उस पर बैंक का हक होगा। इसका निचोड़ है, इंसान बैंकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अदालतें हर स्तर पर सीमाएं तय कर रही हैं, केंद्र और राज्य के बीच, अभिव्यक्ति और सुरक्षा के बीच, और व्यक्ति और बाजार के बीच। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर वापस लाता है। वो क्या है? कुछ ही दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि न्यायिक सक्रियता तब तक रहेगी जब तक विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहती हैं। हाँ, ये बयान मैंने भी पढ़ा था। आज हमने जितने भी मामलों पर चर्चा की, चाहे वो राज्यपाल की शक्ति हो, अरावली का पर्यावरण हो या एक कर्मचारी का PF, ये सभी कहीं न कहीं इसी न्यायिक सक्रियता को दर्शाते हैं। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि भारत जैसे विशाल और जटिल लोकतंत्र में समाज के नियम बनाने और संतुलन साधने की असली जिम्मेदारी किसकी है? क्या अदालतें अब सिर्फ कानूनों की व्याख्या नहीं कर रही, बल्कि शासन की खाली जगहों को भी भर रही हैं? और अगर ऐसा है तो इस नई व्यवस्था के क्या मायने हैं? एक ऐसा सवाल जिसके बारे में सोचना हम सभी के लिए जरूरी है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द ही और कानूनी मामलों की गहराई में उतरने के लिए वापस आएंगे।